यह क्वेश्चन जो है वैकल्पिक क्वेश्चन है। इसके विकल्प में 4 उत्तर दिए गए हैं। इन चारों उत्तर में से चयन करना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें का जो उत्तर है इसके क्वेश्चन के आधार पर होगा। क्वेश्चन हम देखेंगे, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री, यानी एक त्रिज्या खंड है उसका त्रिज्या बड़ा R है और त्रिज्या खंड का कोण P डिग्री। तो वैसे स्थिति में उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसमें से किसके बराबर होगा? तो आप जानते हैं कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए सूत्र थीटा बट्टा 360 डिग्री गुणे पाई r स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है थीटा के बदले त्रिज्या खंड का जो कोण है P डिग्री उसको लिखेंगे और नीचे 360 है तो 360 डिग्री लिखेंगे, पाई है तो पाई लिखेंगे और r जो त्रिज्या है उसके बदले हम बड़ा R लिखेंगे, बड़ा R स्क्वायर। अब इसका हम मिलान विकल्प से करेंगे। तो इसका मिलान हम करते हैं तो देखिए, तो पहला से ये नहीं मिल रहा है, दूसरा से भी B से भी नहीं मिल रहा है और C से देखिए तो यहाँ भी नहीं मिल रहा है और चौथा से देखिए D से तो इससे भी नहीं मिल रहा। लेकिन चौथा में एक चीज जरा देखिए, तो इस 2 से 720 को अगर कटा दें तब 360 आ जाएगा, तब P बट्टा 360 हो जाएगा जो इसके बराबर हो जाएगा। इधर पाई r स्क्वायर बचेगा। हाँ, एक चीज और, लिखने में शायद हम क्वेश्चन को लिखने में गड़बड़ कर गए हैं। यहाँ पर बड़ा R स्क्वायर है तो इस पर भी हम गौर करेंगे। तो 2 से अगर 720 को कटाते हैं तो 360 हो जाएगा, अब पाई r स्क्वायर बच जाएगा, तो अब यह इसके बराबर हो जाएगा, मिल जाएगा। या हम इसको अगर गुणा करते हैं, P डिग्री को ज्यों का त्यों रखते हैं, 2 से नीचे हम गुणा करते हैं और 2 से जो है ऊपर गुणा करते हैं 2 से, तभी अब मिल सकता है P डिग्री बट्टा 720 डिग्री गुणे 2 पाई r स्क्वायर। तो यह विकल्प नंबर डी से मिल रहा है, इसलिए विकल्प डी आपका आंसर होगा। चलिए, इसके बाद इसी अभ्यास के आधार पर कुछ क्वेश्चन है आलोक प्रकाशन से, उसको आपके व्हाट्सएप पर हम भेजेंगे और उसमें से आपसे जितना बन सके आप बनाने की कोशिश करेंगे। और इस अभ्यास में यानी बीटीसी से जितना क्वेश्चन आपको हम बताएं उस सबको बार बार आप रिवीजन करते रहेंगे। यही क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जो हम आलोक प्रकाशन से क्वेश्चन हम भेजेंगे बनाने के लिए, उसमें से जो नहीं आएगा उसको चिन्हित करके आप रखिएगा। जब कोचिंग खुलेगा तो उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। देखो, आज जो है हम एक नया एक्सरसाइज 6.1 शुरू करने जा रहे हैं, जो यह अप्रैल का कोर्स है। कुछ ऐसा अभ्यास है जो मई में से हम पढ़ा दिए हैं, लेकिन अप्रैल से 2 अभ्यास मात्र बाकी रह गया है। एक एक्सरसाइज 6.1 और एक 14.1। ये 2 अभ्यास हम अगर बतला देते हैं आप लोगों को तो अप्रैल का कोर्सेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मई वाले कोर्सेज में हम लोग लगेंगे और मुझे आशा है कि मई वाला कोर्सेज जो है आपका हम समय समाप्त करेंगे। चलिए, अभ्यास 6.1 शुरू करने के पहले सर्वांगसम एवं समरूप आकृतियों पर विचार करना होगा। यानी सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं और समरूप आकृति किसे कहते हैं। कुछ लोग जो है समरूप को कॉन्ग्रुएंट्स कहा जाता है और समरूप को सिमिलर कहा जाता है। यानी सर्वांगसम एवं समरूप आकृतियां कॉन्ग्रुएंट्स एंड सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट्स फिगर के बारे में समझेंगे और सिमिलर फिगर्स के बारे में समझेंगे। कुछ लोग जो है सर्वांगसम को ही समरूप समझ जाते हैं
और समरूप को सर्वांग सम समझ जाते हैं। तो हम इन दोनों में विभेद बताएंगे, दोनों में क्या अंतर है और उनकी पहचान बताएंगे। सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं उस पर हम पहले ध्यान देंगे। सर्वांगसम आकृतियां यानी कॉन्ग्रुएंट्स फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट्स फिगर्स किसे कहते हैं, सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं। तो वैसे आकृतियां जो आकार और माप दोनों ही स्थितियों में एक दूसरे के समान हो, वे सर्वांगसम आकृतियां कहलाते हैं। वैसे आकृतियां जो आकार एवं माप दोनों ही स्थितियों में एक दूसरे के समान, एक दूसरे के समान हो, सर्वांगसम आकृतियां कहलाते हैं। सर्वांगसम आकृतियां कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे दो त्रिभुज है, एक यह समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा त्रिभुज है, वह भी समबाहु त्रिभुज। इसका भी प्रत्येक भुजा 3-3 सेंटीमीटर है। अब जरा इन दोनों त्रिभुज को हम देखेंगे, तुलना करेंगे, दोनों आकार में समान है, यानी दोनों का आकार लगभग एक जैसा दिख रहा है। और दोनों का अगर भुजाओं का हम माप करते हैं तो संगत भुजाओं का माप भी बराबर है। जैसे इस भुजा के बराबर यह भुजा है, इस भुजा के बराबर यह भुजा है, इस भुजा के बराबर यह भुजा, यानी आकार में भी समान है और दोनों आकृतियां माप में भी समान है। इसलिए इन दोनों आकृतियों को, मान लीजिए यह एबीसी त्रिभुज है और यह पीक्यूआर है, तो इन दोनों त्रिभुज की तुलना किए तो दोनों आकार में भी एक जैसे हैं और दोनों की संगत भुजाओं का माप भी समान है। इसलिए ये दोनों आकृति को हम सर्वांगसम कहेंगे। यानी सर्वांगसम को एक तौर से और समझ सकते हैं। सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है? सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, यानी एक आकृति के सभी भाग दूसरे आकृति के संगत सभी भागों के अगर बराबर हो तो वे दोनों आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। भाग का मतलब क्या होता है? जैसे एक त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण, तो इसका 6 भाग इस त्रिभुज के संगत 6 भागों के अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे। जैसे 3 भाग यह हुआ, तीनों कोण इसका तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है कि नहीं, इस पर थोड़ा सा हम विचार करें। यदि यह समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों कोण जो है 60-60 डिग्री का होगा, और पी क्यू आर भी एक समबाहु त्रिभुज है
तो इसका भी तीनों कोण जो है 60-60 डिग्री का होगा। तो इस तरह से मैंने क्या पाया कि इस त्रिभुज के जितने कोण हैं वे बराबर हैं त्रिभुज पी क्यू आर के संगत कोण के, यानी कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, कोण सी जो है कोण आर के बराबर है। उसी तरह से इसका जो तीन भुजा है इसके संगत तीनों भुजा के बराबर है, यानी ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, बी सी जो क्यू आर के बराबर है, ए सी जो है पी आर के बराबर है। यानी इस त्रिभुज के 6 भाग तीनों कोण और तीनों भुजा इस त्रिभुज के संगत 6 भाग के बराबर है। ऐसे स्थिति में ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समकोण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर। इस तरह से हम सर्वांगसम का अर्थ समझ गए। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है PQR और एक दूसरा समकोण त्रिभुज है मान लीजिए MNS है। इसका यह कोण 90 डिग्री का है, इसका यह कोण 90 डिग्री का। जरा देखो, यह मान लो कि इसका 45 डिग्री है, यह 45 डिग्री है, यह जो है 45 का है, यह भी 45 का है। इन दोनों त्रिभुज की तुलना करेंगे, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं? क्या इसके 6 भाग इस त्रिभुज के संगत 6 भाग के बराबर होंगे? अगर ऐसा है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम माना जाएगा। जैसे एक चीज और, इसकी भुजा पर हम ध्यान देंगे। मान लीजिए कि यह भुजा जो है 3 है, यह 3 है, यह भुजा कुछ है, यह 3 है, यह 3 है, यह 4 है, इस तरह का भुजा है। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि PQ भुजा जो है MN के बराबर है, QR भुजा जो है NS के बराबर है और इसका कर्ण PR जो है MS के बराबर है। इस तरह से इसके तीनों भुजा इसके संगत तीनों भुजा के बराबर है और इसका तीनों कोण इसके संगत तीनों कोण के बराबर है। इस तरह से ये दोनों आकृतियां आकार में भी समान है और माप में भी समान है। इस तरह से जहां भी हम आकृतियों को देखेंगे कि वे आकार में भी समान हो और माप में भी समान हो तो वे सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज MNS के। यानी सर्वांगसम में क्या आवश्यक है? तो एक आकृति के सभी भाग दूसरे आकृति के संगत भागों के बराबर होना आवश्यक है, तभी वह जो है सर्वांगसम आकृतियां हो सकती हैं। अब चलिए हम समरूप के बारे में समझते हैं। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां यानी सिमिलर फिगर्स सिमिलर फिगर्स वैसी आकृतियां जो आकार में समान हो
परंतु माप में समान हो या नहीं हो या नहीं हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसे यहां पर भी हम दो त्रिभुज की कल्पना करेंगे। एक त्रिभुज मान लीजिए यह है ABC और दूसरा त्रिभुज है यह, मान लीजिए जो PQR है। दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज समबाहु है। यह भी समबाहु है और यह भी समबाहु। इन दोनों त्रिभुज को देखेंगे। ये दोनों त्रिभुज का आकार समान है, लेकिन संगत भुजाओं का माप समान नहीं है। अगर इस तरह के आकृति हो तो उनको समरूप माना जाता है। ये सर्वांगसम नहीं है, लेकिन समरूप है। इन दोनों का आकार एक जैसा है। माप एक जैसा नहीं है, लेकिन आकार एक जैसा है। तो आकार एक जैसा है तो इसको हम समरूप कहेंगे। अगर दोनों का आकार और माप दोनों समान हो तब भी उनको हम समरूप कहेंगे। वे आकृतियां सर्वांगसम भी होंगी और समरूप भी होंगी। जैसे यहां पर हम देखे हैं, ये दोनों आकृतियां जो है सर्वांगसम है, तो ये निश्चित रूप से समरूप भी है। ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम है तो ये निश्चित रूप से समरूप भी है। यानी वैसे दो आकृतियां जो सर्वांगसम हो वे निश्चित तौर पर समरूप होते हैं। लेकिन वैसे दो आकृतियां जो समरूप हो या कोई जरूरी नहीं है कि वे दोनों सर्वांगसम होंगे। जैसे यहां पर आप देखें, ये दोनों आकृति जो है समरूप है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है। क्योंकि समरूप वाला परिभाषा में हम लिखवाएं, वैसे आकृतियां जो आकार में समान हो परंतु माप में समान हो या नहीं हो। यानी समरूप आकृतियां जो है माप में समान भी हो सकती है और माप में समान नहीं भी हो सकती है। वैसे आकृतियों को हम समरूप कहेंगे। एक दूसरा उदाहरण, हाँ, समरूप को हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है। ये समरूपता का चिन्ह है। त्रिभुज PQR। अगर मान लीजिए कि इनकी भुजाओं का माप, जैसे इसकी प्रत्येक भुजा का माप 2-2 सेंटीमीटर है, 2-2 सेंटीमीटर है, और इनके प्रत्येक भुजा की माप 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा? इसको देखिए, समकोणिक है दोनों त्रिभुज। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, और ये भी समबाहु त्रिभुज है तो इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो दोनों त्रिभुज में आपने क्या पाया कि समकोणिक है, यानी संगत कोण बराबर है। और भुजाओं का अनुपात जरा देखिए तो AB और PQ का अनुपात, AB अनुपात PQ बराबर 2:4। इसको कटाइएगा तो 1/2 के बराबर होगा। उसी तरह से BC और QR, BC और QR का अनुपात निकालिएगा। यानी BC कितना है 2 और QR कितना है 4। इसको भी कटाएंगे तो 1/2 आएगा। और AC अनुपात PR, AC अनुपात PR, यानी AC में हम क्या लिखेंगे 2 और PR में हम क्या लिखेंगे 4। कटाएंगे
1 बट्टा 2 आएगा। यानी आपने यहां क्या देखा, ये दोनों आकृतियां समकोणिक भी हैं और इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। यानी AB अनुपात PQ बराबर है BC अनुपात QR बराबर है AC अनुपात PR। यानी वैसे दो आकृतियां जो समकोणिक हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात अचर हो, बराबर हो, तो वे आकृतियां जो है समरूप होती है। ये भी समरूपता की पहचान, ये समरूपता का चिन्ह है। अब देखिए, अभी आपको बताया, यह याद रखना है कि दो सर्वांगसम आकृतियां निश्चित तौर पर समरूप होती है, लेकिन दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होगी यह कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए, उसी तरह से दो वृत्त समरूप होते हैं, दो वृत्त समरूप होते हैं। उसको देखिए, हम आगे समझाते हैं। दो वृत्त हम अगर लेते हैं, ये दोनों वृत्त को देखा जाए, एक वृत्त छोटा है और एक वृत्त बड़ा है, लेकिन दोनों का आकार क्या है, एक जैसा है। दोनों का माप एक जैसा नहीं है। इसकी त्रिज्या जो है छोटा होगा और इसका त्रिज्या बड़ा होगा। इसकी परिधि छोटा है, इसका परिधि बड़ा है, तो दोनों का माप समान नहीं है, लेकिन दोनों आकृति आकार में समान, इसलिए हम दोनों को समरूप कहेंगे। यानी O केंद्र वाला वृत्त और O डैश केंद्र वाला वृत्त दोनों समरूप, यानी समरूपता की पहचान। जैसे एक और हम उदाहरण ले सकते हैं, एक बिल्ली की बच्चा जो है, बिल्ली अपने मां के समरूप होता है, समरूप होती है। एक छोटा बिल्ली एक बड़ा बिल्ली अगर लें और दोनों को आकार को हम देखें तो दोनों का माप समान नहीं होगा, लेकिन आकार में मिलता जुलता होगा, इसलिए वे दोनों समरूप कहलाएंगे। उसी तरह से कुत्ता का बच्चा जो है कुत्ता के समरूप होता है, लेकिन कुत्ता बिल्ली के समरूप नहीं हो सकता है, बिल्ली कुत्ता के समरूप नहीं हो सकता है। इस तरह से उदाहरण भी अपने ध्यान में रखेंगे। जितने वर्ग होते हैं वे सब समरूप होते हैं, जितने आयत होते हैं सब समरूप होते हैं, जितने समबाहु त्रिभुज होते हैं सब समरूप होते हैं। इस तरह की आकृतियों को हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी आकृति समरूप होते हैं और कौन कौन सी आकृति सर्वांगसम होते हैं। एक चीज इस पर जो है यहाँ बताए हैं उस पर पूरा ध्यान देंगे। समरूप आकृतियां जो है समकोणिक होती हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यह पहचान है दो समरूप आकृतियों का। अगर कहीं दुविधा हो तो इन दोनों को तुलना करके हम देख सकते हैं कि दोनों आकृतियां समकोणिक है कि नहीं। यानी एक आकृति के जो कोण हैं वे क्रमशः दूसरे आकृति के संगत कोणों के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है, अगर संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान है, तब ये आकृतियां समरूप होंगी। चलिए अब अभ्यास की ओर चलते हैं। एक प्रश्नावली 6.1 में मात्र 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में भरने वाला, जैसा कि हम बताए हैं कि दो वृत्त समरूप होते हैं, चाहे वे माप में समान हो या नहीं। दो वर्ग समरूप होते हैं, चाहे वे माप में समान हो या नहीं। दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, चाहे वे माप में समान हो या नहीं। इसी तरह का चीज उसमें भरने के लिए दिया गया है, उसे आप स्वयं भर लेंगे। और जो क्वेश्चन संख्या 2 है उसमें उदाहरण अपने मन से देना है दो समरूप आकृतियों का, और दो समरूप आकृति जो नहीं है उसका भी उदाहरण देना है। तो आप अपने मन से उसको दे सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए आप इस अभ्यास को स्वयं बनाएंगे। यह एक्सरसाइज 6.1 समाप्त हुआ। अब जो है आपको हम अगले दिन
अभ्यास 14.1 बताएंगे और 14.1 बन जाएगा तो आपका अप्रैल का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। प्रश्नावली 14.1 में जो है बहुत इंटरेस्टेड अभ्यास है और उसको हम उसका परिचय भी बताएंगे, इसलिए आप उसको देखना ना भूलेंगे और समझना ना भूलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।